Hello guys, hope you all are good. So let's start the story. Become a queen after rebirth. Just 61 to 65. खौफ, घबराहट और हैरानी। अब आगे। दोपहर का वक्त। राजवंश कॉर्पोरेशन मीटिंग रूम। अभी मीटिंग रूम का माहौल काफी ठंडा था। वही रेहान अपने हैंडसम मगर भावहीन चेहरे के साथ हेड चेयर पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। उसकी आंखें कोल्ड थी और उसका ऑरा इस वक्त किसी नरक के शैतान की तरह खतरनाक और खूंखार था, जिस कारण वहां मौजूद कंपनी के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड डर के मारे कांप रहे थे। उन सभी के चेहरे पर डर घबराहट के भाव थे। वही मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड अपने कांपते पैरों पर खड़े होकर रेहान को अपनी रिपोर्ट एक्सप्लेन कर रहा था। रेहान बेबी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया कि तुमसे मिलने के लिए मैं सीधा एयरपोर्ट से घर जाने के बजाय सीधे यहाँ आ गई। अचानक ही एक लड़की की आवाज के साथ मीटिंग रूम का दरवाजा खुल गया और वह लड़की नजाकत से चलती हुई सीधा रेहान के पास आ गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता या सोच पाता, वो लड़की सीधा जाकर रेहान की गोद में बैठ गई। उस लड़की की ऐसी हरकत देख कंपनी के सारे डिपार्टमेंट के हेड स्तब्ध रह गए और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके डर भरी नजरों से उस लड़की की तरफ देखने लगे। वही उसे लड़की का चेहरा देख जय हैरान हो गया। वो घबराते हुए धीरे से बड़बड़ाया, अनुष्का आहूजा, और तुरंत रेहान की ओर अपनी डरी सहमी हुई नजरों से देखा। रेहान अभी भी शांत बैठा हुआ था। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी मगर उसका जबड़ा आपस में टाइटली कसा हुआ था और उसके दोनों हाथ चेयर के हैंडल पर कसे हुए थे। अनुष्का आहूजा, आराध्या के मामा की बेटी, जो रेहान के पीछे पूरी तरह से पागल है, जिसने रेहान को पाने के लिए हर हदें पार कर दी। कोई भी ऐसा काम नहीं बचा होगा जो इसने न किया हो, वो चाहे रेहान को ड्रग्स देना या आराध्या को मारने की कोशिश। वही रेहान को कुछ रिएक्ट न करता देख अनुष्का के चेहरे पर एक गहरी भारी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए तो तुमने मुझे इतनी बड़ी गलती के बाद अभी कुछ नहीं किया था और मुझे विदेश भेज दिया था, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ तो वो घमंडी और रूड लड़की को तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। कहते हुए अनुष्का की आंखें रेहान के हैंडसम चेहरे की तरफ देखते हुए लस्ट से भरी हुई थी। मगर उसके ठीक विपरीत रेहान की खामोशी और ना रिएक्ट करना और शांत बिहेवियर देख जय के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आए। रेहान के गुस्से के बारे में सोचते हुए जय के कदम लड़खड़ा कर अपने आप ही 4-5 कदम पीछे चला गया, जिसका होश जय को भी नहीं हुआ। वही अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हेड जो जय के थोड़े बगल में ही बैठा हुआ, उसने तुरंत जय को गिरने से संभालते हुए घबराए और डर भरी आवाज में बोला, जय सर, ये लड़की कौन है और यह क्या कर रही है और यहाँ कैसे? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के मन में जो भी आया वो बोलता गया। वही उसकी बात सुनकर जय अपने होश में वापस आते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, ये पागल लड़की अपनी मौत को इनविटेशन दे रही है, इसे अब कोई नहीं बचा सकता। सेमीकोलन कहते हुए उसके दिमाग में कुछ आया। उसने तुरंत अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर रेहान और अनुष्का की एक पिक्चर क्लिक कर ली। वहीं दूसरी तरफ 11 AR ग्लोबल प्रेसिडेंट केविन आराध्या अपने केबिन में बैठी हुई थी और उसके सामने कंपनी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड रोहित और विराज एक साथ खड़े हुए थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड आराध्या को कुछ बता रहा था कि तभी आराध्या का फोन वाइब्रेट होने लगा। फोन स्क्रीन पर शो हो रहे जय के नाम को देखकर आराध्या ने टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड को चुप रहने का इशारा किया और कॉल पिक कर लिया। तो फोन की दूसरी तरफ से जय की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, आराध्या मैम, प्लीज आप क्या ऑफिस आ सकती हैं, बॉस इस वक्त बहुत गुस्से में है। जय की घबराई हुई आवाज सुनकर आराध्या की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई और उसने पूछा, क्या हुआ है? पहले तुम पूरी बात तो बताओ। मैं आपको फोन पर कुछ भी नहीं बता सकता, आप खुद यहां आकर देख लीजिए, जय डरी हुई आवाज में धीरे से बोल। वही उसकी इतने धीरे और डरी हुई आवाज सुनकर आराध्या कंफ्यूज हो गई और बोली, पर हुआ? पर छोड़िए आराध्या मैम, आप बस जल्दी से ऑफिस आ जाए वरना आज बॉस के गुस्से का शिकार पूरा ऑफिस होगा और साथ में आपकी फैमिली भी। जय लगभग रोते हुए आखिरी की लाइन धीरे से बोला, जो आराध्या को समझ नहीं आया। लेकिन फोन के दूसरी साइड से आ रही किसी लड़की के चीखने चिल्लाने और गिड़गिड़ाने की आवाज सुनकर आराध्या के चेहरे पर चिकन और शक की लकीरें उभर आए। उसे ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि ये लड़की है कौन। तभी फोन के दूसरे तरफ से जय कांपती हुई आवाज में बोला, आराध्या मैम आप आ रही है ना? प्लीज आप जल्दी यहाँ चाहिए, आप ही बॉस को रोक सकती हैं प्लीज। ठीक है आ रही हूँ, तुम फिक्र मत करो, आराध्या ने उसे शांत करते हुए कहा।
तो जय ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद आराध्या ने अपना फोन अपनी टेबल पर रखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। वही वो तीनों आराध्या को ही देख रहे थे। तभी विराज बोला, क्या हुआ सिस्टर, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही है? विराज की बात सुनकर आराध्या चेयर से उठाते हुए अपना ओवरकोट उठाते हुए बोली, मैं ठीक हूं, तुम उसकी चिंता मत करो। वही आराध्या को चेयर से उठते देख विराज फिर से बोला, लेकिन आप इतनी जल्दबाजी में जा कहाँ रही है? उस शैतान के पास। पता नहीं क्यों वो गुस्से में है। इतना कहते हुए आराध्या अपने केबिन से बाहर चली गई। वही वो तीनों लोग उसे देखते ही रह गए 11। तभी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड रोहित की तरफ देखते हुए पूछा, रोहित सर, ये अचानक बॉस कहाँ चली गई और कौन सा शैतान गुस्से में है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड को आराध्या की आइडेंटिटी पता थी, ये फ्रांस से आज ही आया था कुछ काम से। तभी विराज सोफे पर बैठते हुए बोला, रेहान राजवंश, उसे ही सिस्टर शैतान बुलाती है, पता नहीं कौन है वो बदनसीब जो उस शैतान को गुस्सा दिला दिया। क्या मिस्टर राजवंश, अगर वो गुस्से में है तो बॉस वहां क्यों गई? मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, वो हार्टलेस, क्रूल और बेरहम है, उसे किसी के जीने मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसानी रूप में एक शैतान है जिसे अपने आसपास भी लड़कियां बर्दाश्त नहीं होती, और अगर बॉस को उन्होंने कुछ कर दिया तो? टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड चौंकते हुए बोला। तो रोहित और विराज उसे अजीब नजरों से देखने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुप रहने में ही भलाई समझी। वहीं दूसरी तरफ राजवंश कॉर्पोरेशन ऑफिस बिल्डिंग के मेन गेट पर आराध्या की कार काफी तेजी से आकर रुकी और डोर ओपन कर आराध्या कार से बाहर निकली और लगभग दौड़ते हुए ऑफिस के अंदर चली गई। रिसेप्शन एरिया में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ एक एम्प्लॉय को छोड़कर। उसने आराध्या को नहीं रोका क्योंकि जय ने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। थोड़ी देर बाद आराध्या लिफ्ट से रेहान के फ्लोर पर पहुंच गई, मगर वहां का नजारा देख आराध्या काफी कंफ्यूज और हैरान थी। रेहान का फ्लो बहुत बड़ा था, लेकिन हमेशा वह खाली और शांत ही रहता था। कहने को तो आराध्या फ्रांस से कुछ दिन पहले ही वापस इंडिया आई थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आराध्या लगभग हर महीने इंडिया आया करती थी। पर आज से पहले आराध्या ने मुश्किल से ही 1-2 लोगों को ही देखा था, मगर आज वहां पर बहुत भीड़ जमा हुई थी। लेकिन तब भी वहां बहुत शांति थी, अगर एक सुई भी जमीन पर गिरती तो उसकी आवाज साफ साफ सुनाई पड़ती। आराध्या ने उस भीड़ को देखा तो उसे समझ आया कि ये सभी लोग राजवंश कंपनी के ही एम्प्लॉय हैं, क्योंकि उनके गले में एक बैच टंगा हुआ था जिससे साफ साफ पता चल रहा था। आराध्या अपनी नजरें इधर उधर घूमते हुए वहां की सिचुएशन और हालात जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर में यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी उसके कानों में किसी लड़की की रोती हुई आवाज सुनाई दी, प्लीज मिस्टर राजवंश, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं इस बार उसे भी कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। इनफैक्ट मैं आज ही इंडिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए विदेश चली जाऊंगी और कभी भी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। प्लीज सिर्फ मुझे एक बार माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। उस लड़की की आवाज सुन आराध्या को कुछ समझ आया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो जल्दी से भीड़ को साइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। आराध्या मैम। जय की नजर जैसे ही आराध्या पर गई, वैसे ही उसने जल्दी से आगे बढ़कर आराध्या के लिए रास्ता खाली करवाया। 2 मिनट बाद आराध्या हॉल के सेंटर पर खड़ी हुई थी, अपनी भावहीन आंखों से अनुष्का को देख रही थी, जो हॉल के ठीक बीचों बीच में एक लोहे की चेयर से बंधी हुई थी, और वो बार बार पागलों की तरह चीखते चिल्लाते और गिड़गिड़ाते हुए रेहान से माफी मांगे जा रही थी। मगर रेहान पर उसके चीखने चिल्लाने और गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके विपरीत रेहान की आंखें बेहद कोल्ड थी। वो अपनी पैंट के पॉकेट में एक हाथ डाले खड़ा हुआ था, और वही रेहान के बगल में ब्लैक सूट पहने जैकी खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर भी कोई भाव नहीं थे। वहां पर इस वक्त विवान, रुद्र, श्लोक, मनोहर जी, अर्नव जी और आहूजा फैमिली भी मौजूद थी। उन सभी के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ खौफ और लाचारी दिख रही थी। वही विवान और रुद्र बिना भाव के रेहान की तरफ देख रहे थे। वही श्वेता जी अपनी बेटी को इस हालत में देख लगातार रोए जा रही थी। रमेश जी ने उसे कस के पकड़ रखा था। श्वेता रमेश की पकड़ से खुद को छुड़ाने की और अपनी बेटी को बचाने के लिए लगातार अपने हाथ पैर मार रही थी, मगर रमेश की पकड़ उस पर काफी मजबूत थी, जिस कारण श्वेता उनसे छूट नहीं पा रही थी। मुझे तुम्हें उस दिन ही नहीं छोड़ना चाहिए था, तो आज तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती। रेहान अपनी कोल्ड आवाज में इतना बोलते हुए अपना हाथ जैकी के सामने कर दिया, तो जैकी ने छट से रेहान के हाथ में एक कट्टर मशीन को पकड़ा दिया। वही उसके हाथ में कट्टर मशीन को देखकर सबकी आंखें खौफ से भर गई और डर के मारे सभी लोग कांपने लगे।
वही आराध्या भी हैरानी से रेहान की तरफ देख रही थी। हाँ, वो मानती थी कि पास्ट इस लड़की ने उसके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे इतनी दर्दनाक मौत मिले। आराध्या को अपना सिर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि यह सब बदल क्यों रहा है। पिछले जन्म में अनुष्का की मौत एयरपोर्ट से आते हुए एक एक्सीडेंट हो गई थी, तो फिर इस बार अलग क्यों? रेहान अभी कुछ करता उससे पहले ही श्वेता जी की बातें सुनकर उसके हाथ रुक गए। अनुष्का की मौत और क्यूरियस नजरें। आराध्या हैरानी से रेहान की तरफ देख रही थी। हाँ, वो मानती थी कि पास्ट में इस लड़की ने उसके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे इतनी दर्दनाक मौत मिले। उसे अपना सिर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि यह सब बदल क्यों रहा है। पिछले जन्म में अनुष्का की मौत एयरपोर्ट से आते हुए एक एक्सीडेंट में हो गई थी, तो फिर इस बार अलग क्यों? रेहान अभी कुछ करता उससे पहले ही श्वेता जी की बात सुनकर उसके एक पल के लिए रुक गए। अब आगे। आराध्या, प्लीज तुम तो रेहान को रोको, वरना वो मेरी बेटी की जान ले लेगा, प्लीज कहते हुए वो जोर जोर से रोए जा रही थी और अपने हाथ पर छुटने के लिए पटकते जा रही थी। श्वेता जी की रोने की आवाज और बात सुनकर आराध्या अपने होश में वापस आए और एक गहरी सांस ली और अपने कदम रेहान की तरफ बढ़ा दिए। वो जाकर रेहान के सामने खड़ी हो गई। इस वक्त रेहान अनुष्का के ठीक सामने खड़ा हुआ था और उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी आराध्या को अपनी कोल्ड नजरों से देखे जा रहा था, जिसे देख आराध्या बेवासी से उसे रुकने का इशारा करते हुए बोली, प्लीज स्टॉप इट रेहान, ये तुम क्या करने जा रहे हो? एक जिंदा लड़की को तुम कैसे काट सकते हो? आराध्या की बात सुनकर रेहान के हाथ रुक गए और वो खामोशी से अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ आराध्या को गौर से देखने लगा। रेहान को रुकता देख सब रिलैक्स हो गए, लेकिन रेहान की अगली बात सुनकर सबके अंदर फिर से खौफ पैदा हो गया। मुझे उस दिन ही इस लड़की को मार देना चाहिए था, तो आज ऐसा नहीं होता, मगर अपनी उस मिस्टेक को मैं आज सुधारने जा रहा हूँ। रेहान ने आराध्या की तरह देखते हुए कोल्ड आवाज में इतना बोलते हुए बिना भाव के अनुष्का की बॉडी को कट्टर मशीन से टुकड़ों टुकड़ों में काटने लगा, जिससे अनुष्का बुरी तरीके से तड़पने और कराहने लगी। उस भयानक दर्द और तकलीफ के कारण जोर जोर से चीखे जा रही थी। अनुष्का की चीख इतनी ज्यादा डरावनी और दहशत से भरी हुई थी कि वहां मौजूद हर एक इंसान डर से कांपने लगा। आराध्या ने कुछ पल रेहान के इमोशनलेस कोल्ड आंखों में देखा और फिर अपनी आंख बंद करते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। रेहान उस कट्टर मशीन से अनुष्का की बॉडी काटते हुए अपनी कोल्ड आंखों से आराध्या की तरफ ही देख रहा था। वही वहां मौजूद हर एक इंसान वहां से भाग जाना चाहता था, मगर किसी के अंदर वहां से हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वही उस खतरनाक और थ्रिलिंग सीन और आवाज को सुन और देखकर वहां खड़े सारे लोग और एम्प्लॉय सहित जैसे ही उस भयानक सीन को नजरअंदाज करने के लिए अपने आंख कान बंद करने की कोशिश की, वैसे ही उनके कानों में रेहान की कोल्ड आवाज पड़ी, अपने कान या आंखें बंद करने की या फिर अपना ध्यान यहां से हटाने की हिम्मत भी मत करना, वरना इस लड़की की जगह पर इस पर तुम चीखते और तड़पते हुए मिलोगे। कार्तिक की कोल्ड और ऐसी बातें सुनते ही वहां मौजूद सारे लोग डर के मारे कांप उठे और ना चाहते हुए भी उन्होंने अपनी आंखें खोलकर अपना पूरा ध्यान उस भयानक और खतरनाक दृश्य पर लगा दिया। लेकिन आराध्या ने अपनी आंखें नहीं खोली, वो वैसे ही खड़ी रही। थोड़ी देर बाद रेहान ने अपना कट्टर मशीन बंद करते हुए जैकी से कोल्ड आवाज में बोलते हुए आराध्या की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, इसे पार्सल कर दो। वही उसकी आहट और प्रेजेंस महसूस कर आराध्या ने अपनी आंखें खोली और अपनी पलकें उठाकर रेहान की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें इस वक्त लाल थी, कुछ तो सुबह से हो रहे उसके सिर दर्द से और अब रेहान की दरिंदगी को देखकर। वही रेहान को आराध्या की तरफ बढ़ता हुआ देखकर सभी एम्प्लॉय के मन में अजीब अजीब तरह ख्याल आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि रेहान की धमकी सुनकर भी आराध्या ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। 11 और थोड़ा शौक भी थे कि आराध्या के सवाल पूछने पर उनका क्रूर शैतान बॉस सिर्फ रुका ही नहीं बल्कि जवाब भी दिया, भले ही उसका मतलब किसी को समझ आया हो या ना हो। जो रेहान के नेचर के बिल्कुल विपरीत था, वो कुछ भी करने के बाद या करने से पहले किसी को कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझता था। इसलिए सभी लोगों की तिरछी, हैरान, डर और क्यूरियस नजरें शुरू से ही आराध्या के ऊपर टिकी हुई थी, सिर्फ राणा फैमिली और रुद्र को छोड़कर। रेहान अब ठीक आराध्या के सामने खड़ा हुआ था। तभी आराध्या उसकी तरफ देखते हुए अविश्वास भरी आवाज में बोली, तुमने ऐसा क्यों किया रेहान? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे निजी मामलों से दूर रहोगे, तो फिर आज क्यों? आराध्या का सवाल सुनकर रेहान ने गुस्से भरी कोल्ड नजरों से जय की तरफ देखा, तो जय ने डर के मारे अपना स्लाइवा गटकते हुए 2 कदम पीछे हटकर अपना सर झुका लिया। कुछ देर खामोशी के बाद रेहान ने आराध्या की आंखों में देखते हुए बेहद ही कोल्ड आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर ये लड़की दोबारा मेरे सामने आई तो जिंदा नहीं बेचेगी।
और यही नहीं, अगर किसी ने मेरी बाउंड्री या लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं उसके साथ भी यही करूंगा। रेहान की इतनी कोल्ड और अजीब बातें सुनकर आराध्या अंदर तक सिहर गई और रेहान की ओर हेल्पलेस और खामोशी से उसकी आंखों में देखने लगी। हाँ, वो जानती थी कि जितनी भी लड़कियों ने आज तक रेहान को पाने के लिए अपनी लाइन क्रॉस की है वो सब जिंदा नहीं रही, लेकिन रेहान ने इतनी खतरनाक और दर्दनाक मौत किसी को नहीं दी थी। वही कंपनी के सारे एम्प्लॉय हैरान और दंग भरी नजरों से उन दोनों को देख रहे थे और सोच रहे थे क्या उनका बॉस इस सुंदर लड़की को जवाब दे रहा है जो शायद ही दिन में एक दो शब्द बोलता होगा। देन गो बैक टू योर वर्क। इतना कहकर रेहान आराध्या की आंखों से अपनी नजरें हटाते हुए अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए अपने केबिन में चला गया। वही अपने बॉस का ऑर्डर सुन वहां के सारे एम्प्लॉय हैरान और क्यूरियस तिरछी नजरों से आराध्या की ओर देखते हुए वहां से चले गए। वहीं श्वेता जी रोते हुए बोली, तुम उसे रोक सकती थी लेकिन तुमने उसे क्यों नहीं रोका? उसने मेरी मासूम सी बच्ची को मार दिया। क्यों क्यों आराध्या, क्यों नहीं रोका तुमने? अब सबका ध्यान आराध्या की तरफ था जो अपनी आंखें बंद करे हुए बैठी हुई थी। अर्नव जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, प्रिंसेस आप। लेकिन उनकी बात बीच में काटते हुए आराध्या अपनी आंखें खोलते हुए बोली, डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग प्लीज घर चले जाए, मॉम को पता चला तो वो बहुत टेंशन लेंगी। अर्नव जी कुछ कहते उससे पहले ही मनोहर जी ने उनके हाथ को पकड़कर कुछ ना बोलने का इशारा किया। प्रेसिडेंट कैबिन में अपनी केबिन में पहुंचते ही रेहान ने अपनी टाई खोलकर फेंक दिया। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद ही घिन भरे और कौड़ थे, जैसे पता नहीं उसने कितनी गंदी चीज छू ली हो, और अपनी शर्ट को लगभग चीरते हुए अपने शरीर से अलग कर दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। इसके बाद तुरंत अपने प्राइवेट रूम के अंदर बने वॉशरूम के अंदर चला गया और गहरी गहरी सांसें लेते हुए कोल्ड शावर के नीचे वॉल से अपने दोनों हाथों को टिकाकर अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो गया। अपनी आंखें बंद करते ही उसके सामने आराध्या की लाल आंखें दिखाई देने लगी, जिसके कारण उसने अपने हाथों की मुट्ठियां जोर से कस ली। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली तो इस वक्त उसकी आंखें बेहद कोल्ड और चेहरा सर्द था। वो उसी कोल्ड आवाज में कहा, तुम अभी भी बहुत इनोसेंट हो जो दूसरों की गलतियों को माफ कर देती हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। कहते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी अजीब और मिस्टीरियस थे। वही बाहर हॉल में थोड़ी देर बाद वहां से सभी लोग जा चुके थे। इस वक्त सिर्फ आराध्या और जय उस फ्लो पर मौजूद थे। जय घबराया हुआ और डर से वहां पर खड़ा हुआ था और इस वक्त आराध्या के हाथ में जय का फोन था, जिसकी स्क्रीन पर शो हो रहे रेहान और अनुष्का की फोटो की ओर देखते हुए आराध्या के हाथों की पकड़ जय के फोन पर काफी टाइट थी। भले ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन वो इस वक्त बहुत गुस्से में थी। अब उसे रेहान के इतने गुस्से में होने का कारण समझ में आ रहा था। यू आर ऑब्सेसिवली जस्ट माइन। अब आगे 111। आराध्या के हाथ में जय का फोन था, जिसकी स्क्रीन पर शो हो रहे रेहान और अनुष्का की फोटो की ओर देखते हुए आराध्या के हाथों की पकड़ जय के फोन पर काफी टाइट थी। भले ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन वो इस वक्त बहुत गुस्से में थी। अब उसे रेहान के इतने गुस्से में होने का कारण समझ में आ रहा था। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल किया और जय को उसका फोन वापस करते हुए रेहान के केबिन के अंदर चली गई। केबिन के अंदर पहुंचते ही उसने चारों तरफ देखा, लेकिन रेहान वहां नहीं था। तभी उसकी नजर प्राइवेट रूम की तरफ गई तो वो समझ गई जरूर रेहान अंदर ही होगा। उसने प्राइवेट रूम की तरफ अपना कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। फोन की आवाज सुनकर आराध्या ने अपने पॉकेट से फोन निकालकर देखा तो फोन की स्क्रीन पर मॉम शो हो रहा था, जिससे उसकी आंखें छोटी हो गई और वो चिड़ी हुई ट्यून में बोली, क्या ये लोग राणा मेंशन गए हुए हैं क्या? कहते हुए कॉल पिक कर लिया, लेकिन दोनों तरफ से किसी ने नहीं बोला। थोड़ी देर बाद आराध्या ने कहा, मॉम मैं इस बार कुछ नहीं करूंगी, अगर उन लोगों ने कुछ भी किया तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद उसने एक लंबी गहरी सांस लेकर किसी गहरी सोच में डूब गई। थोड़ी देर बाद आराध्या कांच वॉल के सामने खड़ी होकर बाहर मुंबई की सड़कों को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस थे। उसने मन में ही कहा, सॉरी मॉम, मैं जानती हूँ इससे आपको बहुत दुख होगा, इसलिए आज तक चुप थी, लेकिन अब और नहीं, सब लोगों को अपने अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। मेरी चुप्पी को सभी लोग मेरी कमजोरी समझ रहे हैं, सिर्फ एक बार मैं अपने मकसद तक पहुंच जाऊं, बस उसके बाद। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आराध्या को अभी अपनी आंखें बंद किए हुए कुछ ही समय हुआ होगा कि तभी किसी ने उसे पीछे से आकर अपनी बाहों में भर लिया। उस इंसान के टच और स्ट्रॉन्ग मेनली बॉडी फ्रेग्रेंस से ही आराध्या समझ गई कि वह इंसान कौन है, जिस कारण उसने बगैर ज्यादा कुछ रिएक्ट किए हुए उसी पोजीशन में खुद को उस इंसान की बाहों में ढीला छोड़ दिया।
तभी उसके शोल्डर पर अपनी चीन टीका उसकी बॉडी फ्रेग्रेंस को इनहेल करते हुए रेहान ने कोल्ड आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि उसने इतनी घटिया हरकत की है, वरना मैं तुम्हें कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करती। आराध्या ने उसके चेस्ट पर अपना सर टिकाते हुए अपनी स्वीट आवाज में कहा, जिसे सुनकर रेहान ने उसकी कमर पर अपने सख्त हाथ रखते हुए उसे पूरी तरीके से टाइटली अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हम 11। और इसके बाद उसकी गर्दन और शोल्डर के बीच अपना चेहरा टिकाते हुए रेहान लंबी और गहरी सांस लेते हुए आराध्या की बॉडी से आती हुई खुशबू को इनहेल करने लगा। वही उसकी ऐसी हरकत महसूस कर आराध्या की आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसके दोनों हाथ भी अपने आप ही रेहान के हाथों पर चले गए जो कि उसके कमर पर टिके हुए थे। थोड़ी देर तक उसी पोजीशन और सुकून से रहने के बाद रेहान ने अचानक से आराध्या को अपनी तरफ पलटा और उसकी कमर और गर्दन पर अपने हाथ टिकाते हुए वो हंग्रीली आराध्या की सॉफ्ट पिंक लिप्स को अपने लिप्स के बीच कैप्चर कर उसके होठों पर पूरे पैशन के साथ सक और स्मूज करते हुए उसे किस करने लगा, जिसे महसूस करते ही आराध्या की आंखें हैरानी से खुल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप ही बंद हो गई और उसके हाथों की पकड़ रेहान के शर्ट पर कस गई। वही आराध्या की हाइट रेहान से काफी कम थी, वो उसके कंधे तक ही मुश्किल से आ पाती थी, जिस वजह से रेहान को आराध्या को किस करने के लिए काफी नीचे झुकना पड़ रहा था। इसलिए उसने आराध्या के कमर को पकड़ उससे ऊपर की ओर लिफ्ट किया और उसके पैरों को अपने कमर पर लपेटकर पैशनेटली किस करने लगा और अपने हाथों को आराध्या की टी शर्ट के अंदर डालकर उसकी नाजुक और सॉफ्ट कमर को सहलाने लगा। वही आराध्या के हाथ रेहान के बालों में चले गए और उन्हें सहलाने लगी। वो इस किस से पिघल रही थी, उसने भी अब एंजॉय करना शुरू कर दिया और किस में इन्वॉल्व हो गई। रेहान जो किसी भूखे प्यासे इंसान की तरह आराध्या को वाइल्डली किसी और स्नूज कर रहा था, उसने जब आराध्या को इस किस में इन्वॉल्व होते हुए देखा तो वो और भी ज्यादा एक्साइट होकर उसी पोजीशन में वाइल्डली किस करने लगा। काफी देर बाद एक लंबी डीप वाइल्डली किस करने के बाद जब आराध्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो जिसे महसूस कर रेहान ने तब जाकर आराध्या के लिप्स को एक डीप सक करने के बाद अपने लिप्स के बीच से रिलीज किया और आराध्या के सर से अपना सर जोड़ते हुए आराध्या के चेहरे की तरफ देखा, जिसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था और हौंफते हुए अपनी उखड़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। रेहान ने थोड़ी देर आराध्या के चेहरे को उसी तरह गौर से देखा, भले ही उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसके दिमाग पर बहुत सारी चीजें चल रही थी। तभी वो बेहद ही डीप और क्रेजी पैशनेट वॉइस में आराध्या से कहा, यू आर जस्ट माइन जान, यू आर ऑब्सेसिवली जस्ट माइन। मैं तुम्हें किसी भी कीमत में खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना बोलते हुए रेहान ने आराध्या पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपनी बाहों में टाइटली पकड़ लिया। वही आराध्या जो अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो रेहान की बात सुनकर अविश्वास और शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ अपना मुंह खोले रेहान की ऐसी डीप क्रेजी एंड पैशनेट वॉइस और बातें सुन रही थी। उसका हाथ इस वक्त शॉक के मारे हवा में लटका हुआ था और उसके दोनों पैर रेहान के कमर पर थे, लेकिन वो रेहान के बिहेवियर में अचानक ही आए इस बदलाव और इनसिक्योरिटी को महसूस कर पा रही थी, मगर वो क्यों था इसका कारण उसे समझ नहीं आ रहा था। पर सबसे ज्यादा शॉकन बात तो आराध्या के लिए रेहान जैसे हमेशा प्राउड और एरोगेंट रहने वाले इंसान के अंदर ऐसी इनसिक्योरिटी को देखनी थी जो उसने कभी नहीं देखी थी, चाहे इस जन्म में हो या पिछले जन्म में। और भला वो क्यों उससे दूर जाएगी, सोचते हुए आराध्या के दिमाग में काफी सारे सवाल चलने लगे जो वो रेहान से पूछना चाहती थी। और फिर उसी पोजीशन पर रेहान को हक करते हुए उसकी पीठ को सहलाते हुए उससे कंफ्यूज भरी आवाज में बोली, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अचानक से इतनी अजीब बातें और बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? कहते हुए उसकी आंखों में चिंता के भाव थे। आराध्या की बात और उसकी आवाज में अपने लिए चिंता को महसूस कर रेहान उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रब करते हुए उसकी बॉडी की खुशबू को इनहेल करते हुए अपनी कोल्ड आवाज में बोला, कुछ नहीं। वही रेहान को अपनी गर्दन पर चेहरा रब करने से आराध्या का शरीर सिहर रहा था। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा, जिसके कारण उसका पूरा मूड खराब हो गया। फोन की आवाज सुनकर रेहान ने उसकी गर्दन से अपना चेहरा निकाला और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अरे नीचे उतरो, मुझे पता नहीं क्यों किसी को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, कहते हुए उसके चेहरे पर चिढ़ के भाव थे। थोड़ी देर रेहान ने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर उसे नीचे उतार दिया। नीचे उतरते ही आराध्या ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर देखा, जिस पर उसकी बड़े डैड का नाम शो हो रहा था, जिसे देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने फोन पिक कर लिया। आराध्या, तुम तुरंत मेंशन आओ, कहकर मनोहर जी ने कॉल कर दिया।
वही अपने बड़े डैड की इतनी सीरियस आवाज सुनकर आराध्या को कुछ अजीब लगा और उसकी भावें सिकुड़ गई। वो जल्दी से वहीं सोफे पर अपना ओवरकोट उठाते हुए रेहान से बोली, रे, मैं मेंशन जा रही हूँ, तुमसे शाम को मिलती हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, कहते हुए अपने कदम केबिन के बाहर की तरफ बढ़ा दिए। केबिन से बाहर जाती उससे पहले ही वो वापस मुड़ी और जल्दी से रेहान के पास आकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके माथे पर किस करते हुए बोली, गुस्से में खुद को चोट मत पहुंचाना, कहकर जल्दी से बाहर चली गई। द लिटिल प्रिंसेस एंड सम सीक्रेट्स। अब आगे। आराध्या के केबिन के बाहर जाते ही रेहान का ऑरा कोल्ड हो गया, उसकी आंखें फिर से कोल्ड हो गई जो अभी तक सॉफ्ट थी। तभी उसके फोन में कोई एसएमएस आया तो रेहान ने अपना फोन हाथ में लेकर उसे पढ़ने लगा। पर अगले ही पल अपने फोन में आए मैसेज को पढ़ते ही रेहान के हाथों की पकड़ अपने फोन पर कस गई और उसके चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड और डार्क हो गए। वो तुरंत अपने केबिन से बाहर चला गया। वहीं इन सब से दूर दुनिया के किसी कोने में एक लड़की लगातार किसी को कॉल कर रही थी लेकिन कॉल लग नहीं रहा था। तभी वहां पर एक लड़का आया और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, क्या उसका कॉल लगा? तो वह लड़की थोड़ी चिंता में बोली, उन तीनों में से किसी का कॉल नहीं लग रहा है। तभी वह लड़का बोला, कोशिश करना बेकार है, हम उन तीनों से किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते जब तक वो तीनों खुद ही हमें कांटेक्ट नहीं करती। और हमारी बात भी तो यही हुई थी ना। तभी उस लड़की ने कहा, मुझे मालूम है कि वो लोग ही हमें कांटेक्ट करेगी, हम में से कोई भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमें इतना तो पता चल चुका है कि वह तीनों इस वक्त एक साथ है और वो भी इंडिया में। और वो तीनों कोई बहुत बड़ा प्लान बना रही है, लेकिन हमें उनसे कांटेक्ट करने के लिए मना कर दिया गया है। तभी वह लड़का कुछ सोचते हुए बोला, अगर वह तीनों एक साथ हैं और चुप हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक होने वाला है। तभी तो वो पूरे एक साल में एक बार भी हम लोगों से ना कॉन्ट्रैक्ट किया ना कोई अपडेट दिया। तभी वह लड़की अपने लैपटॉप पर कुछ इन्फॉर्मेशन निकलते हुए बोली, तुम्हारा शक सही है मानव, उन तीनों को इतना शांत होना किसी न किसी तबाही का संकेत है। उस लड़की के इतना कहते ही वहां का दरवाजा ओपन हुआ और एक लड़की अंदर आते हुए बोली, वो तबाही आए उससे पहले ही हमें किसी भी हालत में उन तीनों तक पहुंचना ही होगा, वरना हम लोग उस नन्ही सी राजकुमारी को शायद ना बचा पाए। वही उस लड़की की बात सुनकर जो पहले वाली लड़की इन्फॉर्मेशन निकल रही थी उसके हाथ रुक गए। वो उस दूसरी वाली लड़की की तरफ देखते हुए बोली, नहीं ईशा दी, हम अपनी नन्ही सी राजकुमारी को कुछ नहीं होने दे सकते, हम जल्द से जल्द उसे ढूंढ निकलेंगे, उसे कभी भी उन दरिंदों के हाथ नहीं लगने देंगे। और हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पता चला है कि वो इस वक्त इंडिया में है, क्योंकि जहां जहां तक उसके होने के सुराग हो सकते थे वहां वहां हमारी टीम ऑलरेडी ढूंढ चुकी है और वहां पर उन लोगों के कोई भी सुराग नहीं मिले हैं। तभी वह लड़का जो मानव था वह बोला, राहत, हमें हर हाल में ये पता लगाना ही होगा कि वह कहाँ है। उन लोगों के पहुंचने से पहले हमें उसे ढूंढना ही होगा, हम लोग चाहकर भी उसे सच नहीं बता सकते। आखिर क्यों नहीं बता सकते? अगर उसे सच पता चल गया तो वो शायद उन्हें ढूंढ निकाले। राहत ने अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा, तुम भी सवाल का जवाब जानती हो, अगर उसे पता चल गया कि वो जिंदा है तो वो हर चीज भूलकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ेगी, जो हम लोग चाहकर भी नहीं होने दे सकते। अगर वह गलती से भी उन लोगों के हाथ लग गई तो तुम जानती हो क्या हो सकता है। ईशा खिड़की के बाहर फैले हुए जंगल की तरफ देखते हुए बोली, हम ईशा सही कह रही है, सबसे पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा कि वो है कहाँ। मानव ईशा की बातों से सहमत होते हुए बोला। तभी राहत ने कहा, हम लोग कितने सालों से उन्हें ढूंढ रहे हैं लेकिन उनका कोई भी सुराग हमें नहीं मिल रहा। तभी एक लड़का जो कब से कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलते हुए उन सब की बात सुन रहा था उसने कहा, पिछले 5 सालों से हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, जब से पता चला है कि वो जिंदा है, लेकिन हम उन्हें चाहकर भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हमारी इतनी हाई सिक्योरिटी टीम और हैकिंग के बाद भी हम उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे। इसका साफ साफ मतलब है कि जो भी इसके पीछे है वह कोई मामूली आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है और तुम तीनों को उन तीनों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग जहां भी है सही सलामत होगी। और रही हमारी नन्ही सी राजकुमारी के बारे में तो उसे तक पहुंचाना उन लोगों का ख्वाब बनकर रह जाएगा, क्योंकि उसके पीछे एक ऐसा शख्स है कि अगर किसी ने हमारी नन्ही सी राजकुमारी के ऊपर नजर उठाकर भी देखा तो वह उसे खत्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। वही ईशा जो काफी देर से उस विंडो के बाहर देखे जा रही थी उसकी बात सुनकर बोली, हमें सब कुछ मालूम है लेकिन उसने क्यों उससे सब कुछ छुपा कर रखा है? क्यों हमें भी नहीं मालूम कि उसकी असली पहचान क्या है? हम लोगों ने आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखा। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई।
पता है जब उसका जन्म हुआ था तो वो कितनी मासूम और खूबसूरत थी। उसके बाद सब बदल गया, हम लोग बिछड़ गए और वो हम लोगों से बहुत दूर चली गई जहां हम लोग पहुंच भी नहीं सके। लेकिन मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं जिसने हमारे हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। कहते हुए उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा और बदले की आग की भावना थी। आराध्या की क्रूअल्टी। अब आगे। राणा मैंशन। सारे फैमिली मेंबर हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे, वहीं पीयूष उन लोगों के सामने किसी अपराधी की तरह खड़ा हुआ था और आराध्या उसे गुस्से से घूर रही थी। उसे घूरना बंद करो और तुम बताओगी कि आखिर में तुम हो कौन? गायत्री जी आराध्या की तरफ देखते हुए पूछा। आप लोग जानना क्या चाहते हैं? आराध्या ने भावहीन आवाज में सबकी तरफ देखते हुए कहा। रस्तोगी फैमिली। मनोहर जी ने अभी इतना ही कहा था कि आराध्या उनकी बात बीच में काटते हुए बोली। हाँ, उनके साथ जो भी हुआ है मैंने ही किया है और सभी को नैना ने क्या क्या किया बता दिया। वही आराध्या की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आराध्या की तरफ देख रहे थे। उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि आराध्या ने जो कहा वह सच है। उसकी मासूम जैसी दिखने वाली बेटी ही माफिया क्वीन है, जिसके नाम से पूरा माफिया वर्ल्ड ही नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड भी थर थर कांपता है। माफिया क्वीन इस नाम को तो सब लोग जानते थे लेकिन किसी ने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा था। उन लोगों ने भी माफिया क्वीन की क्रूअल्टी के बारे में सुना था कि माफिया क्वीन बहुत खतरनाक है, जो बिना पलक झपकते किसी को भी बेरहमी से मार डालती है। और कुछ दिन पहले भी यही हाल रस्तोगी फैमिली के साथ हुआ था। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया से रस्तोगी फैमिली का नामोनिशान गायब हो गया और वो लोग जिंदा है या मर गए किसी को नहीं पता। और आज उन लोगों को ये पता चल रहा है कि जिसके नाम से भी लोग डरते हैं वह उनकी खुद की बेटी है। कहाँ वो लोग सोच रहे थे कि आज जो हुआ कहीं आराध्या डर ना गई हो। वहीं उन्हें इतना शौक देख आराध्या सोफे से उठाते हुए बोली, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर पीयूष को घूर कर देखा और बाहर की तरफ चली गई। वही उसके पीछे पीयूष भी निकाल दिया। नहीं तो उसे पता था कि अब सारे सवाल उसी से पूछे जाएंगे। असल में हुआ यह था कि पीयूष आराध्या से मिलने के लिए उसके ऑफिस गया हुआ था, लेकिन उसे पता चला कि आराध्या राजवंश इंडस्ट्रीज गई हुई है तो वो राणा मैंशन आ गया था सभी से मिलने के लिए। और हॉल में बैठे हुए कबीर से कुछ बात कर रहा था जो गायत्री जी ने सुन लिया था। थोड़ी देर बाद आराध्या की कार तेजी से आकर एक विला के सामने रुकी। आराध्या एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कार से बाहर निकली। वहीं दूसरे साइड से पीयूष भी निकाला। उसके भी चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशन शो नहीं हो रहे थे। वहां मौजूद सभी गाइस ने आराध्या को देखकर इज्जत के साथ अपना सर झुककर ग्रीट किया। आराध्या ने उन सबको एक नज़र गौर से देखा, फिर कुछ कहे बगैर सीधा विला के अंदर चली गई। कुछ देर बाद आराध्या और पीयूष विला के बेसमेंट में पहुंचे। कबीर और रोहित पहले से ही वहां मौजूद थे। आराध्या अपनी टी शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए पूछा, मुंह खोला इसने? नहीं बॉस, मारने की हालत में है पर अपना मुंह नहीं खोल रहा। रोहित चिढ़ाते हुए बोला। तो आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन उसकी मुस्कान एक अलग ही वाइब दे रही थी, वफादार। हम बहुत अच्छी बात है, अपने बॉस के लिए लॉयल होना ही चाहिए। कबीर के दोनों हाथ इस वक्त खून से सने हुए थे। उसके टी शर्ट और पेंट पर खून लगा हुआ था और वही उसके सामने एक चेयर पर एक लड़का बंधा हुआ था। उस लड़के के शरीर पर कई सारे गहरे जख्मों के निशान थे। जख्म इतने गहरे थे कि उसके शरीर की हड्डियां तक बाहर दिखाई दे रही थी। उस लड़के के शरीर में जगह जगह पर चाकू और कई हथियारों के मरने के निशान बने हुए थे। वो सब बहुत ही डरावना दिख रहा था। आराध्या वही एक चेयर पर बैठे हुए इमोशनलेस एक्सप्रेशन के साथ उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, किसके कहने पर तुम मेरी इन्फॉर्मेशन निकल रहे थे? आराध्या की बात सुनकर उस लड़के ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। दर्द होने के बावजूद भी वो पागलों की तरह हंसते हुए बोला, वेपन क्वीन यार, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे पूछेगी और मैं आपको अपने बॉस का नाम बता दूंगा, ये जानने के बाद भी कि वो आप ही हैं जो हमारे बॉस के कामों के बीच में आ रही है और उनका माल पढ़वा रही है? आराध्या उसकी बात सुनकर अपनी चेयर से उठाते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बिना भाव के बोली, तुम लोग सच में इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो, जो इतनी छोटी छोटी लड़कियों की तस्करी करता हो और ड्रग्स और नशीले पदार्थ की लत छोटे छोटे बच्चों को लगवाता हो। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। आराध्या की बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर और बड़ी मुस्कुराहट आ गई। खून की धार पानी की तरह उसके मुंह से बाहर निकल रही थी, पर उसे उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे उन लोगों के लिए कोई चीज मायने ही ना रखती हो। पीयूष ने उस लड़के की तरफ देखा, फिर उसने तिरछी नजरों से आराध्या की ओर देखा, जो इस वक्त कुछ ज्यादा ही शांत नजर आ रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद जैसे ही कबीर अपनी गन निकालकर उस लड़के की तरफ पॉइंट किया, आराध्या उसे रोकते हुए बोली,
छोटे मोटे कामों के लिए गन का यूज नहीं करना चाहिए कबीर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। आराध्या की बात सुनकर उन तीनों ने उसे कुछ पल गौर से देखा। फिर कबीर ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। आराध्या उस चेयर से बंधे हुए लड़के के पास आए और बड़ी शांति से उसने बड़े ही आराम से अपनी 2 उंगलियां से उस लड़के के एडम्स एप्पल को पकड़ा और बोली, तुम्हारे बताने या ना बताने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तक हम लोग तुम्हारे बॉस को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो तो खुद ही मुझे ढूंढ रहा है। अब मैं उसके पास नहीं, वो खुद ही मेरे पास आएगा। आराध्या की बात सुनकर उस लड़के के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। आराध्या ने उसके चेहरे की तरफ देखा और अपनी उंगलियां में हरकत की, और एक क्लिक की आवाज के साथ उस लड़के की जान चली गई और उसकी बॉडी बेजान होकर झूलने लगी। एक कदम पीछे हटते हुए आराध्या ने उस लड़के की तरफ देखा। वो लड़का अब मर चुका था। आराध्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसका चेहरा अब भी शांत था, मगर उसकी गहरी काली आंखों में इस वक्त एक अलग ही तूफान चल रहा था। आराध्या जल्दी किसी की जान नहीं लेती थी, वो अपने दुश्मनों को तड़प तड़प कर मारती थी। उसका मानना था एक बार में मार दिया तो कोई फायदा नहीं, जब इंसान रोज रोज मरता है उसमें अलग ही मचा है, और आराध्या लोगों को खुद ही मारने पर मजबूर कर देती थी। मगर जब वो किसी की जान लेती थी तो उसका तरीका सबसे अलग और यूनिक होता था। उसका मानना था लोगों की जान भी ले लो और उसे मारने से पहले अपनी मौत का कारण और समय की पता ना चले। Someone's eye is on my piece। अब आगे आराध्या जल्दी किसी की जान नहीं लेती थी, लेकिन जब वो लेती थी तो उसका तरीका सबसे अलग और यूनिक होता था। उसका मानना था लोगों की जान भी ले लो और उसे मारने से पहले अपनी मौत का कारण और समय का भी पता ना चले। थोड़ी देर बाद आराध्या जब हॉल में आए तो वहां 2 लोग पुराने कपड़े पहने हुए फ्लो को साफ कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर आराध्या पर पड़ी, वो दोनों लोग डर गए। ये दोनों कोई और नहीं मिस्टर राकेश और मोनिका रस्तोगी थे। वहीं उनकी बेटी ऊपर वाले फ्लो को साफ कर रही थी। तीनों की हालत किसी भिखारी की तरह हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही दिनों में वो लोग बूढ़े हो गए हो। आराध्या को देखकर मोनिका रोते हुए घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मिस राणा प्लीज हमें जाने दीजिए, हम यहाँ नहीं रह सकते। वो एक मॉडल थी, उनके लिए सबसे ज्यादा उनकी खूबसूरती मायने रखती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो बुरी लगने लगी थी और उनके खूबसूरत हाथ में काम करते करते छाले पड़ गए थे। उन्हें अपनी बेटी के हिस्से का भी ज्यादातर काम करना पड़ता था। हर दिन उन लोगों को बर्तन धोना, विला के सारे काम करना, बॉडीगार्ड के लिए खाना बनाना पड़ता था। ये सब करते करते वो और भी बुरी लगने लगी थी। आराध्या ने उन लोगों को देखकर अपनी आईब्रो उचका दी और कबीर की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे कुछ भी मालूम नहीं था। बॉस, वो विराज यहाँ पर आया था और उसी ने इन सब लोगों को सजा दी है। तो आराध्या ने अपना सर हिला दिया और उन दोनों लोगों की तरफ देखा। मिस्टर राकेश अपना सिर झुकाते हुए बोले, मिस राणा हमें पता है कि हमारी बेटी ने गलती की है, उससे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था और बाद में आपके ऊपर अटैक भी। लेकिन प्लीज हमें एक बार के लिए माफ कर दीजिए, आज के बाद से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। अगर आपको सजा देनी है तो हम लोगों को दे, लेकिन एटलीस्ट हमारी बेटी को छोड़ दीजिए। वो यहाँ रहकर काम नहीं कर सकती, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के समय तुम लोगों को ये ख्याल नहीं आया कि उनकी भी फैमिली होगी। तुम्हारे लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि आराम से यहाँ रहकर अपनी सजा का इंतजार करो, शुक्र मनाओ अभी तक तुम लोग जिंदा हो, नहीं तो मेरे ऊपर अटैक करने वालों को मैं जिंदा छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करती। कहकर आराध्या अपने रूम की तरफ चली गई। मिस्टर राकेश और उनकी पत्नी मोनिका चिल्लाने लगे तो कबीर ने एक गार्ड को कुछ इशारा किया और बेसमेंट की तरफ चला गया, जहां पर अभी पीयूष और रोहित थे। तभी एक गार्ड आकर मिस्टर राकेश के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। चुप क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों? यहां से बाहर जाने का सपना छोड़ दो। तो एक बार जो यहां आ जाता है वह कभी भी बाहर नहीं जाता, तो हमारी बॉस से बार बार बाहर जाने के लिए बोलना छोड़ दो और चुपचाप जाकर गार्डन की सफाई करो। मिस्टर राकेश मार पड़ते देख मोनिका डर के मारे चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था ये सभी लोग बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब से ये लोग यहाँ आए थे पहले तो कबीर ने इन्हें खूब टॉर्चर किया था, लेकिन इतना ही कि ये लोग मर ना जाए, और उसके बाद विराज ने इन लोगों को सजा दी थी पूरे विला का काम करने का, और अगर यहाँ से जाने की कोशिश करते तो ये लोग उन्हें थप्पड़ मारकर शांत करते थे, जिस वजह से अब इन सब से मिस्टर राकेश और मोनिका को बहुत डर लगता था। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंशन के पीछे जंगल एरिया में ढेर सारी लग्जूरियस ब्लैक मर्सिडीज कार सर्कुलर शेप में एक जगह पर खड़ी हुई थी। सकल के बीचों बीच 9 लोग बुरी तरीके से जख्मी अधमरी हालत में अपने घुटनों के बल अपना सिर झुकाए हुए बैठे थे। उन सभी के कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे।
उनके शरीर और चेहरे पर बने गहरे घाव और चीरने फाड़ने के निशान, जहां से खून रिस रिस कर नीचे जमीन पर टपक रहा था। उन चोटों के निशान से ही साफ साफ पता चल रहा था कि उन्हें फिजिकल कितनी बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया होगा। वहीं उन 9 लोगों के आसपास ब्लैक सूट पहने वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड डिसिप्लिन में खड़े हुए थे। उन सभी गार्ड्स की खड़े होने के तरीके से और उनकी शार्प आंखें और इमोशनलेस चेहरा उन्हें बिल्कुल किसी खूंखार जानवर की तरह बना रहा था। वहीं उन सारे बॉडीगार्ड के सूट पर आरआर का बैच लगा हुआ था। वही विवान और रुद्र खड़े होकर उन लोगों को घूर रहे थे। उन दोनों से थोड़ी दूर पर जैकी कार की बोनट से टेक लगाए खड़ा सिगरेट के कस लेते हुए उन जख्मी लोगों को घूरे जा रहा था। वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया जैकी? रुद्र ने इमोशनलेस और ठंडी आवाज में जैकी से पूछा, जिसे सुनकर जैकी ने अपना सर टेढ़ाकर एक अजीब सी स्माइल के साथ रुद्र की ओर देखते हुए उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उसी से सवाल करते हुए पूछा, क्या ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? जैकी की बात सुनकर विवान गुस्से से बोला, उसे यहाँ जल्द से जल्द बुलाओ, नहीं तो मैं खुद ही इन लोगों को मार दूंगा। आप में है हिम्मत तो मर दो। जैकी विवान का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम छोटे शैतान। विवान ने इतना ही कहा था कि एक ब्लैक मर्सिडीज जाकर वहां रुकी, जिसे देखकर जैकी जल्दी से अपनी सिगरेट बुझाते हुए उस कार की ओर बढ़ गया। वही अपने डाकोरे के साथ अपना ओवरकोट उतारते हुए रेहान उस कार से बाहर निकाला और अपना ओवरकोट उतार उसे जैकी की तरफ उछालते हुए रेहान अपनी कोल्ड काली आंखों से उन जख्मी लोगों को घूरते हुए उनकी ओर बढ़ गया। वही रेहान को ग्रीट करने के बाद जैकी ने उसका ओवरकोट संभालते हुए उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, बॉस ये लोग राणा मैंशन में घुसकर आराध्या मैम के बारे में इंफॉर्मेशन निकल रहे थे, मगर इनके वहां से भागने से पहले ही हमारी बॉडीगार्ड ने इन्हें पकड़ लिया। लेकिन बॉस इनमें से एक यहां से भाग गया और वो कबीर के हाथ लग गया। जैकी की बात सुन रेहान ने अपने हाथों की मुखिया कस ली। जैकी की बात खत्म होने तक उसका ऑरा इतना ज्यादा कोल्ड और डार्क हो गया कि उस खुले और हवादार जंगल के बीचों बीच भी वहां मौजूद सारे लोगों को सफोकेशन के कारण सांस लेने में दिक्कत सी होने लगी थी। मोरो गैंग? रेहान ने अपनी कोल्ड आवाज में जैकी से पूछा, जिसके जवाब में जैकी ने उन जख्मी लोगों की ओर तरस भरी नजरों से देखते हुए रेहान से कहा, यस बॉस, ये सभी लोग उसी गैंग के हैं। जैकी का जवाब सुन रेहान के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई और जिसके साथ वो अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले उन सभी जख्मी लोगों के सामने जाकर खड़ा हो गया जहां पर विवान और रुद्र खड़े हुए थे। रेहान के खड़े होते ही वहां पर किसी के दहाड़ने की आवाज आई। दहाड़ने की आवाज सुनकर सभी ने आवाज की तरफ देखा, जहां पर एक पैंथर खड़ा हुआ था। उस पैंथर को देखकर सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। जहां रुद्र और जैकी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, तो वहीं वो जख्मी लोग डर के मारे कांप रहे थे और बॉडीगार्ड का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वह पैंथर भागते हुए सीधा रेहान के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे उसके इशारे का इंतजार कर रहा हो। ये वही पैंथर था जो आराध्या के पास था। वो रेहान को देखकर यहां आ गया था। वही उसे रेहान अपनी कोल्ड नजरों से देख रहा था। उसने उसके सिर पर अपना हाथ रखा तो वो रेहान के पैरों के पास बैठ गया। फिर उन सभी जख्मी लोगों की तरफ देखते हुए एक अजीब ट्यून में कहा, एक लंबे वक्त के बाद किसी की नजर मेरे सुकून पर पड़ी है। रेहान की इतनी अजीब बातें और कोल्ड आवाज सुनकर वहां मौजूद सारे लोग अपनी सहमी हुई नजरों से रेहान की ओर देखने लगे। लेकिन रुद्र और विवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन लोगों का करना क्या है अब? रुद्र ने ठंडी आवाज में उन सभी लोगों को घूरते हुए पूछा। वही जो हम लोग हमेशा करते हैं, और इन लोगों की इस बार हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई जो राणा मैंशन के अंदर घुसकर किसी की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। विवान ने उन जख्मी लोगों की तरफ अपने कदम बढ़ते हुए कहा, खतरनाक ट्यून में कहा। थोड़ी देर बाद उन सभी लोगों के सिर धड़ से अलग हो चुके थे और विवान के हाथों में खून लगा हुआ था। रेहान ने उस पैंथर का सिर सहलाते हुए कहा, जाओ, तुम्हारा खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद सभी लोग वहां से जा चुके थे। इस वक्त रेहान, रुद्र, विवान और जैकी ही वहां पर मौजूद थे। वो लोग राणा मैंशन में घुसे कैसे? रेहान ने जंगल की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में जैकी से पूछा, जिसके जवाब में जैकी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बॉस। जैकी का जवाब सुन रेहान ने थोड़ी देर तक उसे एक कोल्ड लुक के साथ देखा। क्या उन लोगों को पता चल गया है कि आराध्या कौन है? विवान ने चिंता भरी ट्यून में कहा, नहीं, आराध्या की इंफॉर्मेशन निकालने के पीछे उनका दूसरा कारण है, रेहान ने कोल्ड आवाज में कहा। मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो रेहान? साफ साफ कहो, यूं पहेलियां मत बुझाओ। रुद्र ने चिढ़कर पूछा।
अपने बड़े भाई का सवाल सुन रेहान ने गौर से उनकी तरफ देखा, फिर बोला, वो लोग आराध्या के जरिए विवान से उसे ढूंढने में मदद चाहते हैं क्या? विवान ने चौंकते हुए कहा, यही हाल रुद्र और जैकी का भी था। टू बी कंटिन्यू। Stay tuned for the next part guys and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.